तो दोस्तों आज हो गया 18 फरवरी 2023 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। निर्वाचन आयोग ने एकनाथ शिंदे नीतधरी को असली शिवसेना के रूप में शुक्रवार को मान्यता दी और उसे तीर कमान चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आदेश दिया। चुनाव आयोग के फैसले की आलोचना करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकतंत्र देश से खत्म हो गया है। उन्होंने आयोग के फैसले को लोकतंत्र के लिए घातक बताया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैंने कहा था कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले फैसला नहीं देना चाहिए। यदि विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर पार्टी का अस्तित्व तय किया जाता है तो कोई भी पूंजीपति विधायक सांसद खरीद सकता है और मुख्यमंत्री बन सकता है। शेयर बाजार के लिए नियामक उपायों को मजबूत करने के मामले में एक्सपर्ट पैनल पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सुझाव को सीलबंद कवर में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझावों को स्वीकार नहीं करेगा। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि हम निवेशकों के हितों से जुड़े मामले में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं। हम सीलबंद लिफाफे में आपके सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। BBC के दफ्तरों पर हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें पहुंची थी। करीब 60 घंटों तक आयकर विभाग की टीमों ने सर्वे किया था और कई दस्तावेजों को खंगाला था। अब IT डिपार्टमेंट का कहना है कि BBC की टैक्स अदायगी में खामी पाई गई है। विभाग के मुताबिक ये गड़बड़ियां ट्रांसफर प्राइसिंग के दस्तावेजों में पाई गई है। आपको बता दें कि IT डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान कुछ अहम सबूत पाए गए हैं जिनसे दस्तावेजों में खामी की बात पता चलती है। बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार की कार्रवाई का असर दिखने लगा है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि बाल विवाह पर असम सरकार के एक पखवाड़े की कार्रवाई का राज्य में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि कई परिवारों ने कम उम्र के बच्चों की निर्धारित शादियों को इस अभियान के परिणाम स्वरूप रद्द कर दिया। आपको बता दें कि 3 फरवरी को शुरू हुई कार्रवाई में मंगलवार तक 4,225 मामले दर्ज कर 3,047 लोगों को पकड़ा गया था। चुनावी राज्य कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बजट में कई योजनाओं का ऐलान किया है। उम्मीद के मुताबिक कर्नाटक का बजट पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। कर्नाटक के लिए साल 2022-23 का बजट 2,65,720 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,09,182 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के बजट भाषण में राम मंदिर के तर्ज पर कर्नाटक में भी मंदिर निर्माण के लिए बजट के आवंटन के साथ ही साथ महिला मतदाताओं को खुश करने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। गौतम अडानी के कारोबारी समूह से जुड़े विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। भाजपा ने इस मामले में अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस को साजिश रचने का जिम्मेदार बताया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि अमेरिका के जॉर्ज सोरोस ने इस साजिश को रचा था। उन्होंने कहा कि विदेश से भारत की सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची गई थी। स्मृति ईरानी ने कहा है कि जॉर्ज सोरोस चाहते हैं कि भारत में एक ऐसी सरकार हो जो उनके इशारों पर काम करे। हरियाणा के भिवानी में एक कार से युवकों को जले हुए कंकाल मिलने के मामले में अब राजनीतिक संघर्ष भी शुरू हो गया है। MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये हत्याएं हिंदू राष्ट्र वालों ने की है और सरकार चुप है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जुनैद और नासिर को अगवा किया गया और फिर उन्हें जला दिया गया। साथ ही उन्होंने इसे लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा सचिवालय को विशेष अधिकार हनन नोटिस का जवाब भेज दिया है। 7 फरवरी को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ नोटिस जारी किया था जिसका 15 फरवरी तक जवाब देना था। आपको बता दें कि हिंदुस्तान अखबार की खबर के मुताबिक कांग्रेस सांसद ने अपना जवाब बुधवार को भेज दिया है। बीजेपी सांसद और कर्नाटक में पार्टी अध्यक्ष नलिन कुमार ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। कर्नाटक बीजेपी प्रमुख ने लोगों से मैसूर के 18वीं शताब्दी के शासक टीपू सुल्तान के फ्लोवर्स को लेकर कहा कि उन्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने घोषणा की है कि टीपू सुल्तान के वंशजों को खदेड़ कर जंगलों में भेज देना चाहिए। आपको बता दें कि कर्नाटक में दक्षिणपंथी टीपू सुल्तान को एक कट्टर अत्याचारी के रूप में देखते हैं जिसने जबरदस्ती हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। मोदी सरकार ने सीमांत इलाकों में वाइब्रेंट गांव तैयार करने का फैसला लिया है। इसके तहत गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और लोगों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस नीति के तहत कुल 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पड़ने वाले गाँवों को कवर किया जाएगा जो उत्तर भारत में आते हैं।
आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस नीति के जरिए लोगों को गांवों में रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे पलायन थमेगा और गांवों का विकास होने से आबादी बनी रहेगी। सीबीआई ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल पहुंचकर पूछताछ की है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन के अधिवक्ता ने बुधवार को बताया कि जांच एजेंसी ने इस संबंध में पिछले शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल के समक्ष एक आवेदन दिया था। इस आवेदन में सीबीआई ने जेल में सत्येंद्र जैन से पूछताछ की अनुमति मांगी थी। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई है। उनकी सवार टांडा सीट पर फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर बताया गया है कि सवार टांडा सीट रिक्त कर दी गई है। अब चुनाव आयोग इस सीट पर दोबारा चुनाव कराएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी अब्दुल्ला आजम की विधायकी छिन चुकी है। फर्जी प्रमाण पत्र वाले मामले में भी उन्हें 2 साल से ज़्यादा की सजा हुई थी और उसी वजह से उनकी विधायकी भी रद्द करनी पड़ी थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को अडानी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पहले पीएम केवल चीन का नाम लेने से डरते थे, लेकिन अब वे अडानी के नाम से भी डरते हैं। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भारत की एक बड़ी शख्सियत की 40% दौलत खत्म हो गई। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना रहे हैं। हम सोचते थे कि पीएम मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं, लेकिन अब वो उनका नाम लेने से भी डरते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से भारत की मोदी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने लाहौर में कहा है कि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद के महंगाई दर को 7.5% से घटाकर 5.5% कर लिया है, जबकि पाकिस्तान में ये 12% से बढ़कर 30% तक हो गई है। उन्होंने इसके लिए पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हालिया बयान में यह साफ किया कि कर्नाटक में रही कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए फीस तैयार की थी। अपने ताज़ा इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि उन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी और पीएफआई को एक नहीं बताया। आपको बता दें कि चुनावी राज्य कर्नाटक में दिए अपने भाषण पर सफाई देते हुए अमित शाह ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि पीएफआई और कांग्रेस एक ही है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें पहुंची है। इस दौरान आयकर विभाग के अफसरों ने बीबीसी के कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए और उन्हें मीडिया से बात करने से मना किया गया। आपको बता दें कि फिलहाल अभी तक बीबीसी का कोई रिएक्शन इस पर नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये एक्शन बता रहा है कि देश में अघोषित आपातकाल लग गया है। कांग्रेस ने कहा है कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया गया और अब उस पर छापा मारा गया। यही तो अघोषित आपातकाल है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के राज्यपाल R.N. रवि पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अपने हालिया संसद भाषण में उठाए गए कई सवालों के बारे में उन्होंने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री से किसी के सवालों का जवाब दिए बिना घंटों बोलने की कला सीखी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार के खिलाफ कई आरोप है, लेकिन उन्होंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा है कि वो विधानसभा सत्र से पहले अपने प्रभार वाले जिलों में सम्मेलन की कामयाबी की चर्चा करते हुए युवाओं और व्यापारियों को यूपी की आर्थिक तरक्की की कहानी बताएं।